मैं आस मोहम्मद पूर्व सांसद हूँ राज्यसभा का और 1994 से 2000 तक मैं 6 साल राज्यसभा में रहा हूँ। आप आमिर महफूज साहब हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर महफूज है, रहने वाला इलाहाबाद का हूँ और वहदत इस्लामी हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लखनऊ का जिम्मेदार हूँ। और मैं खालिद अब्बास गोरखपुर से सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हूँ। 2004 से एक इनकलाब मोर्चा संगठन से हमारे पूर्वांचल उसी से जुड़ा हुआ अपना सामाजिक और राजनीतिक अपना काम करते हैं। जी जी जी। आज़ादी के बाद जो मुसलमान यहाँ रहे ये बहुत ही लिबरल रहे, लेकिन ये जो संघ परिवार है, आरएसएस जिसको कहते हैं, ये परिवार का एक एक आइडियाज़ है, एक एजेंडा है जो बहुत पहले से आप भी सुन रहे होंगे। ये जो भी इस वक्त हो रहा है ये प्री प्लान हम लोग राजनीति शुरू किए तब से हम सुनते आ रहे हैं। 375 बाबरी मस्जिद, पर्सनल लॉ, ये सुनते आ रहे हैं हम लोग बहुत पहले से। तो वो उनका एक मैं समझता हूँ कि न बदलने वाला एजेंडा है। और हुकूमत मिलने के बाद वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। उनकी स्पीच सुनी जाती है, वो स्पीच कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होती है। वो सीधे सीधे भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पाकिस्तान खदेड़ देंगे। एजेंडे भी उनके अजब तरह है। वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो जाना होगा। कि इनके बोलने से अपना समाज जो है काफ़ी और देशों की तरह शिक्षित नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। और ये कहते हैं लोग कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे हम, और भगाने के बाद जो ज़मीन और मकान दौलत बचेगी वो हम दे देंगे, बांट देंगे तुम्ही लोगों को, तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक हिटलर की तरह, मुझे ये सारा माहौल हिटलर की तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बीजेपी का ये जो क्रूएल, जो कम्युनल राइट्स भी थे, हर राइट्स में बीजेपी शामिल है, ये सारा रिपोर्ट कह रहा है सर। ये जितने रिपोर्ट हैं ये सारे रिपोर्ट कहते हैं कि बहुत क्रूर तरीके से, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, एक ही सबका कैरेक्टर है कि मुस्लिम मोहल्ले से चलो। अभी बहराइच वाला जो मामला है, ये और रास्ता से नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम मोहल्ले से जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे। तो मेरे समझ में इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये गांधी के रास्ते पे नहीं चल रही हैं। अगर सेकुलर पार्टियां जो अपने को कहती हैं ये आ जाएं और एक राष्ट्रीय बहस चलाएं बीजेपी के खिलाफ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भारत का संविधान क्या होगा, वही संविधान रहेगा डॉक्टर अंबेडकर वाला, या मनुस्मृति रहेगी, या उसमें परिवर्तन करेंगे, प्रजातंत्र को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। ये अगर पूछा जाए जनता में जा करके, वो तो ऐसे पूछ रहे हैं कि ये कर देना, हम इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग। बहुत डर लग रहा है आम मुसलमानों को, बहुत डर लग रहा है। अब तो हम सुने हैं कि ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं लोग तो एक प्रचलन चल गया है कि सब्जी लेकर के चलेंगे, हम पराठा सब्जी ले लेंगे और ट्रेन में खाएंगे, वरना घटनाएं जो घटी हैं आपको मालूम ही है। कह देंगे कि ये जो गोश्त लिए हैं वो बीफ का होगा और सारे मार डालेंगे उस आदमी को। तो ये बहुत ही मतलब कि डरावना इनका स्लोगन है, डरावना काम है। इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक तरह से सरेंडर कर गई है बीजेपी के सामने। आप बताइए भाई। हाँ, मैं देखिए, मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहता है कि यहाँ हमारे देश में लोग बटे। आज़ादी के बाद से अब तक मिलजुल करके जिस तरह से लोग चलते रहे, और जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा लोग खड़े रहे, तो मुस्लिम समाज इस बात की लिए तैयार नहीं है कि हमारे बीच में खाई पैदा हो। जो खाई पैदा हो रही है इसको दूर होने के लिए वो प्रयासरत है, वो लोगों से मिलना है, जुलना है, बातचीत करना है। लेकिन चूँकि सत्ता में ताकत उनके साथ है, प्रशासन के साथ है,
अब तो वो जो कानून के रखवाले लोग हैं वो भी बायस होते जा रहे हैं, मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। यानी कितने पिलर्स हैं हुकूमत को सही करने के जो बायस नहीं होने चाहिए, वो भी बायस होते जा रहे हैं। तो मुसलमानों की सब बड़ी चिंता ये है, मतलब मीडिया का जो रोल होना नहीं चाहिए। तो घर परिवार में महिलाएं बच्चे नहीं, वो ये मान रहे हैं कि ये जो आरएसएस और आरएसएस के जो आसपास के लोग हैं, उनके जो मिलिशिया संगठन हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं और ये ज़्यादा देर से चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती है। आम पब्लिक जो है, अब आप देखें कि जो भी आंदोलन या जो भी हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, उसमें कितने लोग परसेंट शामिल हैं। अगर मान ली बहराइच की घटना को ले ली तो बहराइच में 2-4-5 हज़ार तो लोग, मतलब 15 आम लोग, मोहल्लों में आपस में बहुत फर्क है। वही फर्क नहीं पड़ा। आम मोहल्लों में लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बाकी रहता है। वो जानते हैं कि ये चाचा हमारे हैं, ये हमारे भाई जी हैं, ये हमारे रिश्ते बाकी हैं। उनको अपनी पुरानी चीज कल्चर पता है, उनको पता है कि बीच में बांटने वाले दूसरे लोग हैं, ये हमको बांटने आ रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि जब उन्माद फैलता है, मीडिया की तरफ बातें आ रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही होती है, घर घर में बच्चों को वही बार बार परोसा जाता है, तो फिर दिमाग बिगड़ता है। इसमें मुसलमानों की लीडरशिप हमेशा ये बात करेगी, अदालत की बात को हम सर आंखों पे रखते हैं। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई, हम अदालत पे भरोसा किए, अदालत ने ही तो संरक्षण की जिम्मेदारी ली थी, संरक्षण नहीं किया। अदालत ने ही दिखाया कि जो है वो लोगों ने गलत किया, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी। अदालत ने ही जो रोल उनका होना चाहिए था कि सारे साक्ष्य जो है एक तरफ, उसके बाद आस्था के बुनियाद पर फैसला कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, फिर जिन जगहों पे सस्ती मशहूर होने के लिए, अब आप देखें कि अयोध्या को छोड़िए, अब आप अजमेर की दरगाह की जो बात आ रही है, अजमेर की दरगाह हो, तमाम बड़ी जामा मस्जिदें जितनी हैं, वो सब के सब जो है वो टारगेट में हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जो टारगेट ना हो। अब प्रेम के सौहार्द के पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा ताजमहल है, अब ताजमहल को भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो कोई एक चीज़ हो तो आदमी महसूस कर ले कि चलो ठीक है, ये जगह हो सकता है कि कहीं कोई गलती रही हो, लेकिन सारे के सारे चीज़ें आपने जो 315 साल मुगलों ने किया है, उसका बदला सन 47 के बाद के मुसलमानों से लेंगे, ये कहाँ तक उचित होगा? जी जी जी, आप क्या सोचते हैं खालिद साहब? हम तो ये सोचते हैं कि मिलजुल करके यहाँ रहना है शुरू से ही, और ये थोड़ा सा माहौल जो बाबरी मस्जिद के बाद से देश में बनना शुरू हुआ, तो मुसलमान थोड़ा सिमटने लगा। जब बसना शुरू हुआ तो अपने मुस्लिम मोहल्लों में रहेंगे, इस तरह की मानसिकता आने लगी। लेकिन हम लोग तो शुरू से कॉलोनी में रहे और हिंदू दोस्तों में ही रहे, और आज तक अभी भी है, उनमें कहीं कोई भड़काव नहीं आया। और बंटवारे 47 के बाद से मुसलमानों ने हमेशा हिंदू लीडरशिप की तरफ देखा, अपनी लीडरशिप नहीं पैदा किया। तो हिंदू को अपना नेता माना, गांधी जी हम लोगों के काम आए, मतलब खड़े रहे हर दिन। आज के डेट में ये लोग कहते हैं कि हिंदू वोट हमारा नाराज़ हो जाएगा, तो ये खुल के बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ अखिलेश यादव साहब हैं, मुसलमान से ज़्यादा जुड़ा है पार्टी से, तो ये कहते हैं कि आप जाइए नहीं, मुसलमान मंच पे ना दिखे, घर पे जाके धीरे से वोट मांग लीजिए, नहीं तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो ये लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से पूंजी मैंने देश के बुद्धिजीवियों से, कानून के लोगों से, कि हम आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़े। मुगल हुकूमत खत्म हो गई, मुगल हुकूमत को खत्म कर करके और अंग्रेजों ने चार्ज लिया। अंग्रेजों के पीरियड में जो कुछ भी हुआ सब लोग जानते हैं, लेकिन एक समझौता संविधान का बना कि जो चीज आपके पास है आपकी रहेगी, जो चीज हमारे पास है हमारी रहेगी। लेकिन एक अजब तरह का गैर संवैधानिक मामला खड़ा किया जा रहा है कि नहीं साहब चेक करिए। तो मैं एक बात करूं कि अगर मैं चेक कराऊं अपना कि कहीं इस पर आएंगे लोग, ये लोग अगर ये मस्जिद पर ये माहौल जो चल रहा है चलने लगा, तो उसके बाद आएगा मुसलमानों पे कि आप पहले हिंदू थे, आप कन्वर्ट कीजिए। इनका आशय ये है जो खुल के कहते हैं। ये एनआरसी जो लागू कर रहे हैं, जो एनआरसी कह रहे हैं, एनआरसी लाएंगे हम। एनआरसी का क्या मतलब? हमारे देश के गरीब लोगों के घर तो कोई कागज रहता ही नहीं है, सारा कागज जमींदारों के यहाँ रहता था। तो हम कौन सा अपना माँ का सर्टिफिकेट लेके आएंगे?
अपनी हमारी माँ का जो कहा जाए कि आप जन्म तिथि लेके आइए, हम अपनी माँ का सर्टिफिकेट, यानी ये वो सवाल है जिस सवाल से आसाम जल रहा है। कोई कागज गरीबों के पास नहीं है साहब। उसमें तो हिंदुओं के पास भी नहीं है, बहुत हिंदू- सारे लाखों उसी- हिंदुओं के पास भी नहीं है, हिंदुओं के पास भी मुसलमानों नहीं है। के पास नहीं है। तो इस तरह और कागज तो लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीब आदमी कहाँ पैसा खर्च करेगा। असल मुद्दे पे अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, जो हमारे देश की नौजवानों के साथ है, युवाओं के साथ है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, अमीर गरीब की बीच की खाई है, इन सब बेसिक मुद्दों की तरफ अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा।